नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र में चुनाव दीपावली के बाद और 26 नवंबर के बीच कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में जो कुछ आपको बाहर से दिख रहा है, उसके भीतर क्या है और नागरिकों को किन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आज का यह वीडियो एक ऐसे विषय पर होगा जिसके बारे में आपको बहुत कम लोग बात करते हुए नज़र आते हैं। हमारा मीडिया, जिसे आप गोदी मीडिया भी कहते हैं, इन विषयों पर कोई बात नहीं करता। यूट्यूबर्स कुछ कुछ बात करते हैं, लेकिन इतिहास पर बात करना आमतौर पर उबाऊ माना जाता है। यह माना जाता है कि इतिहास पर कौन सुनेगा और कौन कहेगा। आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल लोकतंत्र, संविधान और नागरिक, इन 3 बुनियादी बातों पर ही टिका हुआ है। हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, हमें सुनने वाले लोग कम हैं, हमें देखने वाले लोग कम हैं, लेकिन हम अपने आप को इन्हीं 3 बातों पर केंद्रित रखते आए हैं। आज का यह वीडियो भी उसी दिशा में अगला कदम है। आज हम बात करेंगे आरएसएस के बारे में। महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आप देखिए किस तरह से आरएसएस प्रमुख के देश भर में दौरे शुरू हो गए हैं, महाराष्ट्र में दौरे हो रहे हैं और लगातार आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की कोटा में एक सभा में दिया गया भाषण एक बार फिर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बताया है। तो क्या मोहन भागवत संविधान की खुली अवहेलना कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करने वाले, 2014 में सबको साथ लाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपने इस वादे से इस कदर मुकर गए हैं कि 2024 में जब जनता ने उनको स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि वह अल्पमत सरकार में हैं और संविधान हटाने की बात जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, उसके बाद भी आरएसएस प्रमुख कैसे लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बता रहे हैं, हिंदुओं को आह्वान कर रहे हैं कि वह एकजुट हो जाएं। महाराष्ट्र चुनाव में ध्रुवीकरण चरम पर होगा। आरएसएस के लोग लगातार सक्रिय हैं। आपको यह याद दिलाना जरूरी है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था। आपने हमारे कुछ वीडियोस में देखा है। आपकी सुविधा के लिए हम कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी पोस्ट करेंगे कि कैसे आरएसएस गांधी की हत्या में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला संगठन रहा है और किस लिए उस पर पाबंदी लगाई गई। सरदार पटेल के नेहरू को लिखे गए पत्र बार बार हमें याद दिलाते हैं कि आरएसएस एक गुप्त संगठन है, उसकी गतिविधि गुप्त है, विशुद्ध रूप से राजनीतिक है, सांप्रदायिक है और उनका कोई रजिस्टर नहीं है। तो आज हम लौटते हैं आरएसएस और महाराष्ट्र चुनाव की ओर और एक संदर्भ हम आपको पूरा का पूरा पढ़कर सुनाएंगे। आपको धैर्य से सुनना होगा और समझना होगा कि आरएसएस की भूमिका अब तक कैसी रही है और बीते 100 सालों में 1925 से आरएसएस का निर्माण हुआ और अब हम 2025 की ओर बढ़ रहे हैं। इन 100 वर्षों में आरएसएस ने अपने आप को एक ऐसे संगठन के रूप में खासतौर पर महाराष्ट्र में विकसित किया है जिसका बाहर से कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन समाज में उसकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। महाराष्ट्र में इसलिए यह बात समझनी जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र में ही आरएसएस का मुख्यालय है। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई है। इसके बाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, आचार्य कृपलानी और जयप्रकाश नारायण, जिनको आज जेपी के नाम से जानते हैं, 15 मार्च 1948 को सेवाग्राम में एक साथ एकत्रित हुए हैं। और इस सभा में सर्वोदय आंदोलन के लिए जाने जाने वाले, भूदान आंदोलन के लिए लोकप्रिय विनोबा भावे, इन सब की मौजूदगी में आरएसएस की विचारधारा को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं विनोबा भावे, ध्यान से सुनिएगा। विनोबा अपनी बात शुरू करते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं उस प्रांत का हूं जिसमें आरएसएस का जन्म हुआ। जाति छोड़कर बैठा हूं, फिर भी भूल नहीं सकता हूं। उसी जाति का हूं जिसके द्वारा गांधी जी की हत्या हुई। कुमारप्पा जी और कृपलानी जी ने फौजी बंदोबस्त के खिलाफ परसों सख्त बातें कही। मैं चुप बैठा रहा। वे दुख के साथ बोलते थे, मैं दुख के साथ चुप था। ना बोलने वाले का दुख जाहिर नहीं होता। मैं इसलिए नहीं बोला कि मुझे दुख के साथ लज्जा भी थी। पवनार में बरसों से रह रहा हूं, वहां पर भी 4-5 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। बापू की हत्या से किसी न किसी तरह का संबंध होने का उन पर शुबह है। वर्धा में गिरफ्तारी हुई है, नागपुर में हुई है, जगह जगह हो रही है। महात्मा गांधी के बाद विनोबा भी संघ के फासिस्ट किस्म के संगठन होने की बात की ओर इशारा कर रहे हैं। विनोबा अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। यह संगठन यानी आरएसएस इतनी कुशलता के साथ फैलाया गया है, इसके मूल बहुत गहरे पहुंच चुके हैं, इसकी जड़ें बहुत गहरी पहुंच चुकी हैं। यह संगठन फासिस्ट ढंग का है। इसमें महाराष्ट्र की बुद्धि का मोटे तौर पर उपयोग हुआ है। चाहे पंजाब में काम करता हो, मद्रास में, सब प्रांतों में उसके सालार और मुख्य संचालक अक्सर महाराष्ट्रीय और ब्राह्मण रहे हैं। गुरु गोलवलकर भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं। इस संगठन वाले दूसरों को विश्वास में नहीं लेते। गांधी जी का नियम सत्य का था। मालूम होता है कि इनका नियम असत्य का होना चाहिए। यह असत्य उनकी टेक्निक, उनके तंत्र, उनकी फिलॉसफी का हिस्सा है। उनके यानी आरएसएस की बात यहाँ पर विनोबा भावे कर रहे हैं। विनोबा आगे कहते हैं, एक धार्मिक अखबार में मैंने उनके गुरुजी का एक लेख पढ़ा। उसमें कहा गया था, हिंदू धर्म का उत्तम आदर्श अर्जुन है। उसने अपने गुरुजनों को आदर और प्रेम था। उसने गुरुजनों को प्रणाम किया और उनकी हत्या की। इस प्रकार की हत्या जो कर सकता है वह स्थिति प्रज्ञ है। वे लोग गीता के मुझसे कम उपासक नहीं हैं। वह गीता उतनी ही श्रद्धा से रोज पढ़ते होंगे जितनी श्रद्धा मेरे मन में है। मनुष्य यदि पूजनीय गुरुजनों की हत्या कर सके तो वह स्थिति प्रज्ञ होता है। यह उनकी गीता का तात्पर्य है। विनोबा आगे कहते हैं, बेचारी गीता का इस प्रकार उपयोग होता है, मतलब यह कि सिर्फ दंगा फसाद करने वाले उपद्रवियों की जमात नहीं है। यह एक फिलोसोफरों की जमात है। उनका एक तत्व ज्ञान है, उसके अनुसार निश्चय करके वह काम करते हैं। धर्म ग्रंथों के अर्थ करने की भी उनकी अपनी खास पद्धति है। विनोबा भावे आरएसएस की सोच, उनके तर्क और उनकी कार्यप्रणाली पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। विनोबा आगे कहते हैं, गांधी जी की हत्या के बाद महाराष्ट्र की कुछ अजीब स्थिति है। यहाँ सब कुछ एकदम अतिवादी है। गांधी की हत्या के बाद गांधी वालों के नाम पर जनता की तरफ से जो प्रतिक्रिया हुई वह भी भयानक हुई है, जैसे पंजाब में पाकिस्तान के निर्माण के वक्त हुई थी। नागपुर से लेकर कोल्हापुर तक
भयानक प्रतिक्रिया हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हमारी प्रणाली में हमेशा विरोध रहा है। जब हम जेल में जाते थे उस वक्त उनकी नीति फौज और पुलिस में दाखिल होने की होती थी, जहां हिंदू मुसलमानों का झगड़ा खड़ा होने की संभावना होती, वहां यह लोग पहुंच जाते। उस वक्त की सरकार इन सब बातों को अपने फायदे का समझती थी, इसलिए उसने भी उनको उत्तेजित किया, उनकी मदद की। नतीजा हमको भुगतना पड़ रहा है। आज की परिस्थिति में मुख्य जिम्मेवारी मेरी है, महाराष्ट्र के लोगों की है। यह संगठन महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, महाराष्ट्र के लोग ही इसकी जड़ों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आप मुझे सूचना करें, मैं अपना दिमाग साफ रखूंगा और अपने तरीके से काम करूंगा। मैं किसी कमेटी में नहीं रहूंगा। आरएसएस से भिन्न गहरे और दृढ़ विचार रखने वाले सभी लोगों की मदद करूंगा, जो इस विचार पर खड़े हों कि हम सिर्फ शुद्ध साधनों से काम लेंगे, उन सब की मदद लूंगा। हमारा साधन शुद्धि का मोर्चा बने, उसमें सोशलिस्ट भी आ सकते हैं और दूसरे भी आ सकते हैं। हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपने को इंसान समझते हों। तो आपने सुना कि विनोबा किस तरह से विस्तार से सारी बात आरएसएस की विचार प्रक्रिया की हमारे सामने रखते हैं। अब जबकि महाराष्ट्र में आरएसएस एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है, आपको यानी जो आप दर्शक मुझे सुन रहे हैं, उनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। लोकतंत्र, संविधान और हमारा नागरिक बोध हमारी कोशिशों से ही जिंदा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नमस्कार।